चलिए देखिए अगली हेडिंग क्या है, कोशिका कला के आर पार पदार्थों का परिवहन, यानी कोशिका झिल्ली के आर पार कैसे कोई पदार्थ आ और जा सकेगा। अरे कौन कौन से माध्यम हो, क्यों जरूरत पड़ती है आर पार जाने के लिए। अच्छा मैं आपको बता चुका हूं पारगम्यता, क्या बता चुका हूं, पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब ही होता है, क्या होता है मेरे लाल, कि अणुओं का आना और जाना। तो पारगम्यता के आधार पर कितनी झिल्ली आप लोग पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं ना। आप पारगम्य जिन और अर्धपारगम्य, ठीक है। चलिए कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं का, गैसों का आना और जाना तो यही क्या कहलाता है भैया, कोशिका कला के आर पार पदार्थों का परिवहन। यानी कोई अणु आ और जा रहे हैं तो किसके द्वारा आ जा रहे हैं भैया, परिवहन के द्वारा, और भी कौन से, पारगम्यता के द्वारा। इसमें पहले हेडिंग क्या है, निष्क्रिय, यानी कह सकते हैं, अब देखिए ये जरूर परिवहन की जरूरत तो पड़ी है, क्योंकि एक कोशिका को दूसरी कोशिका को मतलब एक कोशिका है, ये भी कोशिका है, इन दोनों को जीवित रखना ना। मान तो कुछ पदार्थ की कमी इसमें आ रही है, इसमें अधिकता, तो इसमें सिलवे चला गया, दोनों जीवित रह सके। यानी कोशिका को जीवित बनाए रखने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए अणुओं का, आयनों का आपस में क्या होता रहता है, आयनों का कोशिका झिल्ली के परिवहन होता रहता है। बस में यानी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है, एक कोशिका झिल्ली से दूसरी कोशिका झिल्ली से होते हुए कोशिका के अंदर। आई बस में। अब इसमें पहली हेडिंग भैया निष्क्रिय परिवहन। कौन सा परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। कौन सा परिवहन भैया, निष्क्रिय परिवहन। इसकी इंग्लिश में पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है मेरे लाल, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए निष्क्रिय, इनमें जो परिवहन होता है धीमी गति से होती है। निष्क्रिय में कैसी गति होती है या धीमी परिवहन होती है, धीमी गति से परिवहन होती है। और सुनिए धीमी गति के साथ साथ निष्क्रिय है ना, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और सुनिए मेरे लाल, और क्या है, कौन कौन से अणुए निष्क्रिय परिवहन द्वारा आ जा सकते हैं, कौन कौन से अणुए, केवल गैस के, जल के और कुछ आयन, कुछ छोटे छोटे, यानी जल के, कुछ गैस के और कुछ आयन। जल है, गैस है और क्या है भैया, कुछ आयन है, जो क्या होते हैं कोशिका के, कोशिका कला के आर पार आ जा सकते हैं। आई बस में। और ये जो जल है और गैस है और ये आयन है, इन्हें कोशिका कला के आर पार आने जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आई बस में। इसमें धीमी गति होती है। कैसी गति होती है, धीमी गति होती है। और सुनिए अब देखिए यह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भैया, निष्क्रिय परिवहन कितने प्रकार से होता है भैया, 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होता है। एक होता है विसरण और एक होता है प्रासरण। क्या होता है भैया, एक विसरण होता है और एक क्या होता है, प्रासरण होता है। क्या होता है, प्रासरण। प्रासरण, प्रासरण को इंग्लिश बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। एकदम अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपको कक्षा 10 में सब समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए भैया इधर आइए। देखिए मैंने कहा क्या, कोशिका कला के आर पार पदार्थों का जो परिवहन होता है वो 2 प्रकार, एक निष्क्रिय होगा और एक सक्रिय होगा। पहले हम निष्क्रिय पढ़ रहे हैं, तो निष्क्रिय में धीमी गति होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जल और गैस या आयन के कुछ ही मोल, कुछ ही अणु जाते हैं, गैस के कुछ अणु, जल के कुछ अणु और आयन के कुछ अणु आ जा सकते हैं। आई बस में सभी लोग नहीं आ जा सकते। अब निष्क्रिय 2 प्रकार से, एक विसरण है और क्या है, प्रासरण। आई बस में। विसरण केवल और केवल सबसे अधिक गैस में देखी जाती है। किसमें, गैस में।
सबसे अधिक विसरण किसमें होती है? गैस में। क्यों? अब परिभाषा सुन लीजिए विसरण किसे कहते हैं। जब अधिक सांद्रता से, जब कोई भी अणु, चाहे वो गैस के अणु हो या गैस के आयन हो या जल में तो होता ही नहीं विसरण, परिभाषा सुन लीजिए, ठीक है। ठोस और द्रव में नहीं होता, ना के बराबर, नगण्य, आई बस में। लेकिन गैस में सबसे ज्यादा विसरण होती है। यानी विसरण की परिभाषा होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। जब अणुए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इसे ही विसरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया? विसरण। जैसे एग्जाम्पल सुन लीजिए, आप देखिए अगरबत्ती जलाइए रूम में तो उसकी सुगंध बाहर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जहां पे अगरबत्ती जलाई है वहां पे आपने अगरबत्ती लगाई है, तो इसलिए वहां पे उसकी सुगंध ज्यादा है। लेकिन बाहर अगरबत्ती नहीं लगी है, वहां पे उसकी सुगंध कम थी, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब इसे दूसरा इत्र लीजिए, सेंट लीजिए, मारते ना इत्र। अब मारते मैं मारा हूं, क्या सेंट मारा हूं? आप नहीं मारे। मेरे पास जहां मैं मारा हूं, मेरे पास क्या सेंट की अधिकता ज्यादा है अणुओं की, आपके पास कम है, लेकिन आपने सूंघ लिया कि नहीं लिया? वाह सर, कुछ तो है गड़बड़ ना। आई बस में सेंट मार्क जा रहे, आया कि नहीं आया? तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, तो इसे क्या कहते हैं? विसरण। ऐसे एग्जाम्पल एक देखिए, हमारे शरीर में ऐसे ऑक्सीजन भी होता है। हमारे शरीर में जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, लेकिन वायुमंडल में अधिक होती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर निकाल देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हमने फिगर बनाया। देखिए हमारे कोशिका में ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज्यादा होती है। आई बस में, तो CO2 हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे। आई बस में, और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर चला जाएगा। यही तो करते ना। तो ये समझ आया? चलिए आइए प्रासरण देखिए। प्रासरण क्या होता है? प्रासरण की इंग्लिश होती है ऑस्मोसिस। क्या होती है? ऑस्मोसिस। ये भी सेम विसरण ही है, उसी का पहलू है, लेकिन बस इसमें दिक्कत क्या है? इसमें एक मेम्ब्रेन काम करती है। क्या? मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वही अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। देखिए जब विलायक के अणुए, जब अणुए अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं? प्रासरण। वही है, बस यहाँ क्या लग गया है? अर्धपारगम्य झिल्ली लग गई है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। हाँ, तो जब अणुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। जैसे देखिए आप अब क्या किया, एक हमने ले लिया, एक बना लिया, पात्र बनाया, इसमें जल भरा है, भरा कि नहीं भैया? मिनरल भरा, इसमें आपने काजू डाल दिया, छुआरा डाल दिया, कुछ भी नहीं, मान लेते किशमिश डाल दिया। क्या डाल दिया? किशमिश डाल दिया। इसमें जल की मात्रा कम है कि नहीं है? लेकिन किशमिश एक कोशिका है कि नहीं है? है ना। कोशिका में क्या होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली होती कि नहीं होती है ना? होती है ना। अब अगले सुबह देखेंगे हम लोग निकल के, एक कोशिका किशमिश का फूल जाएगी। क्यों फूल गई? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया? द्रव के अणुए जा गए, क्योंकि इसके अंदर जल कम थी, लेकिन जिसमें पात्र में डाले थे उस पात्र में जल की मात्रा अधिक थी, तो जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला गया। आई बस, इसलिए आपके चने फूल जाते हैं, किशमिश फूल जाते हैं, छुआरा फूल जाता है। फूल जाता कि नहीं फूल जाता? यही प्रासरण के कारण। आया समझ में? समझ में आ गया? चलिए देखिए विसरण का महत्व। अगला हेडिंग क्या है? विसरण का महत्व। देखिए कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में विसरण का महत्व क्या है? विसरण के ही द्वारा कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसमें अधिकतर से विसरण द्वारा क्या कहते हैं? गैस। आई बस में, विसरण में सबसे ज्यादा किसमें होता है भैया? गैसों में होता है। किसमें होता है? गैसों में होता है। और सुनिए, विसरण जीवों के लिए एक आवश्यक विधि है। विसरण
जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। अगर विसरण नहीं होता हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर पाते हैं? यानी विसरण के द्वारा ही हम गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अगर विसरण नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। अभी बस में अगला पॉइंट मेरे लाल देखिए, इसमें क्या है, मैंने कहा क्या है, गैसों का विनिमय के लिए। किसके लिए? गैसों के विनिमय के लिए। किसके लिए? गैसों के विनिमय के लिए। कोई दिक्कत? गैसों के विनिमय के लिए। और कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आने जाने के लिए, ये भी इसका महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्या भैया, देखिए पौधों से क्या होता है, जल वाष्प बन के निकलता है। भाई गर्मी आ रही, अब गर्मी में देखेंगे ना पत्ते एकदम से लूज हो जाएंगे। आप नॉर्मली धूप में जाएंगे 12-1 बजे के बाद, देखिए अब अगले महीने या फिर मई अप्रैल के महीने में क्या होगा, बहुत तेजी धूप पड़ेगी। आप देखेंगे 9-10 के बाद ये पत्ते मुरझा जाते हैं। 10-11 शाम को देखेंगे पत्तियां, ये कटहल कह रहा हूँ, नेनुआ हो गया, कोहड़ा हो गया, देखिए पत्ते ऐसे मुरझा जाती है एकदम ऐसे सूखे। फिर शाम होते होते फिर अपने स्फीति अवस्था में आती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन, जितना टेम्परेचर हाई रहेगा वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगी। आप नॉर्मली कपड़े धुलते ना, फैला देते हैं, किसके कारण सूखता है? विसरण के कारण। वो जो जल के अणुए होते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं और आपका कपड़ा सूख जाता है। आई बस में, चलिए, तो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों में होता है। वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? पौधों में होता है। ये क्या होता है? जब पौधों के वायवीय भाग से क्या होता है, जल जो होता है किस रूप में निकल जाए? वाष्प। किस रूप में? जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो ये भी किसके कारण होता है भैया? विसरण के कारण होता है। आई बस में, यानी जो पौधे में अधिक गर्मी जब पड़ती है तो पौधे क्या करते हैं भैया? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है? पौधे के वायवीय भाग से जो जल होता है, ये पत्तियां थे ना, पत्तियों में जल है कि नहीं है? तो पत्तियों में जल किस रूप से निकल जाते हैं? वाष्प के रूप में। वाष्प क्या है? गैस है। आई बस में, तो गैसों का ही तो होता है विसरण के द्वारा आदान प्रदान। अगला देखिए, पुष्प की जो सुगंध आती है, पुष्प की सुगंध क्या भैया? पुष्प की जो सुगंध आ रही है, कोई भी सुगंध आ रही है, गंध आ रही हो या सुगंध आ रही हो, वो किसके कारण आती है भैया? विसरण के कारण। अरे कुछ कोई पुष्प ऐसा तो बहुत तेज सुगंध देता है ना, रात रानी देखिए ना। तो ये था भैया क्या आपका विसरण का महत्व। आई बस में, विसरण का महत्व समझा है भाई? विसरण नहीं होता, हम फूलों को उसका सुगंध नहीं ले पाते हैं। विसरण नहीं होता तो पौधों से जल की हानि नहीं होती। विसरण नहीं होता, हम गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। आई बस में, तो विसरण आपको एकदम। चलिए देखिए अगला, देखिए संप्रासरी विलयन। कैसा विलयन? संप्रासरी विलयन। देखिए विलयन किससे मिलकर बना भैया? विलय और विलायक से, याद रखिएगा, मैं उस दिन बताया था आपको। विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? विलय प्लस विलायक। तो ये जानते रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, सम मतलब समान, प्रासरी मतलब प्रासरण, विलयन मतलब विलय। जब विलयन क्या हो? समान हो। अरे बस में, यानी उसकी जब सांद्रता क्या हो? एक समान हो। समान का मतलब क्या होता भैया? जैसे कोई आप विलयन बनाए हैं, क्या बनाया है? विलयन लिया है। क्या लिया है? विलयन बनाया है, ठीक है। उनका जो प्रासरण दाब, और इसमें अगर आप कोई कोशिका डाल दे रहे, मान लो कोई कोशिका डाल दिए, तो जो सांद्रता कोशिका के अंदर है वही सांद्रता विलयन का भी है। तो दोनों समान है कि नहीं समान है? तो अणुए आ जाएंगे, अणुए आने तो जाएंगे, लेकिन कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। यानी सांद्रता समान है, यानी आपको कोशिका में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। समप्रासरी विलयन आया समझ में? यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर की सांद्रता के एक समान हो। आई बात में, जैसे कहने का मतलब है मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास भी 2 रुपया है। आई बस में, मेरे पास अगर 2 रुपया है तो आपके पास भी 2 रुपया है, तो हम लोग आदान प्रदान तो कर लेंगे 2 रुपया ना, लेकिन कोई परिवर्तन हमको दिखेंगे नहीं। तब भी 2 रुपया उसके पास रहेगा, तब भी 2 रुपया मेरे पास रहेगा। आई बस में, अणुए तो आए जाएंगे लेकिन कोई परिवर्तन
नहीं दिखेंगे। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? समप्रासरी विलयन। आई बस में, तो यानी कि जिसकी सांद्रता समान है, अगर उसमें आप कोई, अगर आप वो रख देंगे, जैसे पानी लीजिए, पानी लीजिए ना, पानी में आप क्या रख दीजिए, कोई चीज रख दीजिए, जैसे रख दीजिए, आप रख दीजिए क्या बोलते हैं, किसमिस, किसमिस ना रखिए, अंगूर रख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगला देखिए, अल्प प्रासरी विलयन। कैसा प्रासरी विलयन है? अल्प प्रासरी विलयन। अल्प प्रासरी विलयन का मतलब क्या होता है भैया? जिसकी मतलब जो विलयन होगा तनु विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? तनु विलयन होगा। क्या होगा? तनु विलयन होगा। विलयन क्या होगा? तनु। अगर आप इसमें किशमिश डाल देंगे, क्या डाल देंगे? किशमिश। इस किशमिश के अंदर क्या है? सांद्रता ज्यादा है। क्या है? सांद्रता। तो किशमिश ज्यादा मीठा है ना, पानी तनु है यानी हल्का मीठा है। अब सुनिए क्या होगा, जब आप इसमें किशमिश डाल देंगे ना, तो किशमिश फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, पानी में, पानी कम सांद्रता वाला है और इसके अंदर अधिक सांद्रता है, तो पानी कहां चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाएगा और किशमिश क्या जाएगी? फूल जाएगी। और यानी अल्प का मतलब होता है हल्का विलयन। कैसा विलयन? हल्का, तनु विलयन। जैसे आप ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, चीनी बहुत कम चीनी डाला गया हो, उसमें अगर आप किशमिश डालेंगे तो भी किशमिश फूल जाएगा, लेकिन आप सीढ़म डाल दीजिए, किशमिश नहीं फूलेगा भाई। एकदम सीढ़म डाल दीजिए, उसको वो भी सांद्रता है, वो भी सांद्रता है, दोनों की सांद्रता बराबर है, तो समप्रासरी में चला गया, कोई परिवर्तन देखने ही नहीं मिलेगा। आई बात में, इसलिए अगला है अति प्रासरी। अत मचा दिया, एकदम जिया घबरा दिया है। आई बात में, तो ऐसा विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। क्या होता है? सांद्र विलयन। यानी सांद्र गाढ़ा। क्या है? गाढ़ा। क्या भैया? गाढ़ा। अब इसी में अगर आप अंगूर डाल देंगे ना, अधिक सांद्रता वाले में, क्या डाल देंगे? अंगूर डाल देंगे, तो अंगूर में जल की मात्रा अधिक होगी, लेकिन ये जो सीढ़ा है, जो विलयन है, इसकी सांद्रता अधिक है, तो इससे क्या होगा? अधिक, इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला आएगा जल। आई बात में। और एक जो ये होगा आपका, किसमें जो डाले, ओ क्या बोलते हैं, जो अंगूर डाले ना, वो चुचुक जाएगा। जैसे आप एक कोशिका ले लीजिए, एक कोशिका सेल ले लीजिए, एक कोशिका जो सेल है, जब आप उसको लेंगे ना, अगर उसको आप अति प्रासरी विलयन में डालेंगे तो वो कोशिका सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जल निकल आएगा बाहर। क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा। जब किसी कोशिका से जल बाहर निकलता है, इसी घटना को बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं भैया, रुक जाओ सोचने दो। बाह्य प्रासरण। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रासरण। यानी बाहर हो रहा है जल, क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं बाह्य द्रव कुंचन। क्या बोलेंगे? बाह्य द्रव कुंचन कहते हैं भैया, या बहिप्रासरण, एक्सोऑस्मोसिस। यानी जब किसी कोशिका से जल बाहर आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य प्रासरण। ऐसा कब होगा? जब हम किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में डालेंगे तो वो कोशिका सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि अति प्रासरी विलयन कैसा विलयन होता है? सांद्र विलयन होता है। इस कारण वो, और कोशिका क्या होती है? कम सांद्र होती है, में, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। कोई दिक्कत? अगर किसी कोशिका को हम अल्प प्रासरी विलयन में डालेंगे तो वो फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि तनु विलयन होता है। और किसी कोशिका को हम समप्रासरी विलयन में डाल देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक, गुड, जाइए।